टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो बिल्कुल हम मध्य में है इस समय मार्केट के, और अच्छी बढ़त हमारे पास है मार्केट के अंदर। ये क्या बढ़त कुछ और आगे बढ़ने वाली है या फिर इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये बेहद अहम होगा इस समय समझना। फिलहाल करीब अभी 40 अंकों के आसपास की मजबूती है, लेकिन ये 9325 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की रेंज अभी तक मार्केट इससे पार नहीं करके गई थी, वो था 9280, ये नहीं टूटा, और 9380 नहीं पार हुआ। तो आपको सुबह को हमने जो रेंज दी थी वो एज इट इज़ चल रही है। अब इस रेंज के अंदर आपको अच्छे अच्छे शेयर्स चुनने हैं, उसमें सहायता हम आपकी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज के मान लवलेश शर्मा हमारे साथ होंगे, जिनसे हम बातचीत अभी करेंगे और समझेंगे कि करना क्या है। लेकिन इस बीच आज का पूरा एजेंडा, यानी कि इस आधे घंटे के अंदर आपके सामने क्या रखने वाले हैं, उसमें एक तो रिजल्ट्स का प्रीव्यू होगा। अभी एबीबी के नंबर्स आना बाकी हैं, एक बार आप नंबर्स देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि नंबर्स कैसे रह सकते हैं। रियल एस्टेट और इंफ्रा की कंपनीज के अंदर काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ चुनिंदा इन रियल एस्टेट की कंपनीज को आज प्लस करेंगे या फिर देखेंगे कि प्लस करने लायक हैं या फिर नहीं। प्राइवेट बैंकों में अच्छी खासी दौड़ लगाई है, ये 2-3 दिन से अच्छा चल रहे हैं। आज भी हम एक प्राइवेट बैंक के बारे में ज़्यादा लेंगे। इंफ्रा पावर कंपनीज का ध्यान रखेंगे। ब्रेकआउट वाला शेयर आपके सामने हम रखेंगे। इसके अलावा हम आपको एनआईटी टेक की मैनेजमेंट भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएगी। नंबर्स मैं आपको बता दूं, उनके नंबर्स जो हैं वो 205% सिक्वेंशियल बेसिस पर बढ़े हैं, यानी कि तिमाही दर तिमाही 2 गुना हुआ है उनका प्रॉफिट। इसके बारे में मैनेजमेंट हमसे बात करने के लिए होगी। लेकिन इस बीच पहले फटाफट से वो शेयर्स देख लेते हैं जो बाजार के अंदर आज चल रहे हैं। आज दो पहले सीमेंट की कंपनीज दिखाई है, अंबुजा सीमेंट और एसीसी। दोनों के अंदर ताज़ा खरीदारी बनती हुई दिखी है और फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो एसीसी अंबुजा दोनों आज का फ्लेवर है। जहां पे अच्छी खरीदारी है उसमें कुछ छोटी मझोली आईटी कंपनीज भी एक है और प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी हैं। जल्दी से वो ग्राफिक्स आप देखते जाइए और समझते जाइए कि उनमें करना क्या है। पहले आप देखेंगे कि ये जो टॉप बैंक है जिसमें निजी बैंक है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। एक्सिस, येस बैंक, आईसीआईसी बैंक ये चल रहे हैं। अब आप दूसरा हिस्सा देखिए मझोली आईटी कंपनीज का, और कुछ एक और सेगमेंट जहाँ पे रियल एस्टेट भी चल रहा है। ये आपके सामने है एचडीएल, डीएलएफ, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ये कुछ एक मोमेंटम भरा शेयर है, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये मझोली आईटी कंपनीज, एनआईटी टेक अब 5% ऊपर, इसकी मैनेजमेंट होगी हमारे साथ। साइंट माइंट्री ये करीब 4 से 2% की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लवलेश इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि निफ्टी पर इस समय क्या करना चाहिए। शायद अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अभी उनसे कनेक्ट होने की कोशिश है। लेकिन आप कुछ पावर और इंफ्रा कंपनीज पे भी देखिए, एक तो श्री इंफ्रा और पीएफसी, इसके अंदर भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। एल&टी फाइनेंस के अंदर भी करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। तो काफ़ी अच्छा है मोमेंटम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं। एक दो चीज़ें और देखिए आप, एक तो मदरसन स्विमिंग, हमने आपको थोड़ी देर पहले एक कॉल बताई थी एक्सपर्ट्स की राय लेके। इस शेयर के अंदर आप ध्यान रखें 412 का टारगेट है, ये डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। ऑप्शंस भी आप रख सकते हैं ध्यान इसमें। एक शेयर आप रखिए डीएलएफ का ध्यान, थोड़ी देर पहले हमने आपको 195 की कॉल के बारे में जानकारी दी थी, इस पर भी आप नज़र रखें। और ये अब 191 191 के भी ऊपर आ गया है, हो सकता है 200 भी हो जाए, तो आपके 195 की कॉल आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। ये 6 रुपये पे ली गई कॉल थी, 11 का टारगेट है, 2 रुपये 80 पैसे का एक स्टॉप लॉस है। फर्टिलाइजर शेयर्स के अंदर भी तेज़ी आएगी, ध्यान रखिएगा, इस पे भी मैं आपको भी जानकारी देने वाले हैं। लवलेश इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर शुक्रिया समय देने के लिए। आपका आउटलुक क्या है निफ्टी पर, 1-2 दिन के लिए क्या करना चाहिए सर? 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा मैं कॉशियस हूँ, बट कॉशियस विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डिम्पे जी, क्योंकि हाँ हमने नीचे के जो स्तर है काफी कुछ सस्टेन करे हैं। 9300 लास्ट वीक हमने क्लोजिंग वीक होते हुए देखी, लेकिन आज मंडे को हमने देखा है कि स्टार्टिंग में ही हमने 9300 सस्टेन करा और निफ्टी ने अपने रेजिस्टेंस भी ब्रेक करे। तो मेरा मानना है कि 9300 एक लाइन इन द सैंड है, इसके नीचे अगर हम खिसकते हैं तो हम नीचे की तरफ टेरिटरी देख सकते हैं। पर जब तक कि हम इसके ऊपर है, मैं थोड़ा सा बुलिश ही रहूंगा। ऊपर में हमको 9380 के ऊपर फिर से एक नई रैली मिल सकती है, मे बी 9400 9420। ठीक है, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करेंगे, लेकिन 94 के ऊपर एक बड़ी रैली मिलेगी, ये बात हम आपके सामने भी रख रहे हैं। अभी ना नीचे एक न्यूज़ फ्लैश चल रहा था कैन फिन होम्स का, ये 15 तारीख को इनकी बोर्ड की बैठक है, रकम जुटाने पर विचार होगा। कैन फिन होम्स का जरा जल्दी से आप एक बार चार्ट देख लीजिए लवलेश, ये कितना ठीक लग रहा है। कैनरा बैंक की डिवीज़न है जो कि हाउसिंग फाइनेंस करती है।
राइट, डिम्पी जी वन साइडेड रैली है, 2850 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल एक बुलिश स्टॉक है। जनरली इसके जो करेक्शंस आते हैं वो आप देखें तो शॉर्ट टर्म में 8 डेज और 10 डेज के मूविंग एवरेज पे सस्टेन करता है। तो मैं बाय की ही सलाह दूंगा। 2785 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पर हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज आ रहा है। इसके आसपास अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो बाय की सलाह रहेगी। ऊपर में मेरे ख्याल से 2950 से 2960 काफी कुछ टारगेट पॉसिबल है कैन फिन होम्स। ठीक है, 2960 तक के टारगेट है तो बाय कॉल है। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड टू बाय की कॉल हमको मिली है कैन फिन होम से, जिसकी खबर भी अभी आप नीचे देख पा रहे थे। रकम जुटाने का इनका विचार है। आगे बढ़ते हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि आज रियल एस्टेट कंपनीज में वापस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 2-3 शेयर हमने रखे हैं सामने आपके। एक तो HDL लवलेश, दूसरा DLF है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है। DLF हमको थोड़ा सा ज़्यादा कन्वेंशन वाला लग रहा है कि शायद 200 आ जाएगा ये। एक बार इसकी ऑप्शन ले लें। वैसे थोड़ी देर पहले आशीष चतुर्मोता ने हमको एक कॉल दी 195 की, वो कह रहे थे कि कॉल प्लस कर सकते हैं। आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं तो कोई और शेयर भी दे सकते हैं DLF के अलावा। आई थिंक मेरे ख्याल से जितने भी आपने स्टॉक्स बोले DLF काफी प्रॉमिसिंग। अगर आप इसका थोड़ा सा दूसरे नॉइजलेस चार्ट्स पे डालेंगे तो काफी कुछ 220 तक के मुझे आने वाले एक महीने में टारगेट नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से कॉल ऑप्शन की भी रिकमेंडेशन आई है मेरे ख्याल से फ्लैट पैटर्न है और काफी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। स्टॉक का 88 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आई थिंक यहाँ पर काफी कुछ लेना बनता भी है। रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। आई थिंक इसमें अपसाइड 195 शॉर्ट टर्म में है। ऊपर में 205 से 206 तक के स्ट्रेच कर सकता है। बाय एंड डिप्स की सलाह रहेगी DLF में। ठीक है, तो अब DLF आप बाय कर सकते हैं। वैसे तो 230 तक का टारगेट है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्योंकि आप इस मई कॉन्ट्रैक्ट को रखना भी चाहेंगे तो आप इसमें बाय करके चलें। 230 तक का लंबी अवधि कहने का मतलब 1 से 1.5 महीने तक का टारगेट है। वैसे एक अच्छा मूव यहाँ पे आपको मिल जाएगा जल्द ही। इसके अलावा आप छोटी IT कंपनीज देखिए। NIT टेक के आपको नंबर्स तो मैंने आपको बता दिए। अभी थोड़ी देर में मैनेजमेंट से भी जुड़ेंगे। इसके अलावा जो शेयर चल रहे हैं साइंट है, उसमें माइंट्री है। कोई शेयर आपको पसंद है? माइंट्री 500 के ऊपर आ गया अब तो लवलेश। माइंट्री आई थिंक मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बट जिस तरह से NIT टेक ने एक मूव दिया है काफी प्रॉमिसिंग है। ओवरऑल इसने जो कंटिन्यूअस मूवमेंट दिया है स्टॉक में अराउंड 400 लेवल से, उसको सस्टेन भी कर रहा है। थोड़ा सा वक्त चुका है, एक 5% की ऑलरेडी तेजी, बट एक बार इसमें कूल ऑफ होता है अराउंड 480 टू 485। आई थिंक ये प्रीवियस आप देखिए डेज के लोस के आसपास काफी अट्रैक्टिव बाय बन जाता है। तो एक बार आपको 485 480 रेंज पे मिले तो आप 475 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग हो सकते हैं। 510 काफी कुछ अचीवेबल है जो लंबा लगता है NIT टेक में ऊपर का टारगेट है। ठीक है, रियल एस्टेट हो गया, IT हो गया। इसके अलावा जहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है उसमें कुछ इंफ्रा फाइनेंस वाली कंपनीज भी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको NIT टेक के नंबर्स एक बार बता देता हूँ। इनका सिक्वेंशियल बेसिस पे बहुत शानदार प्रॉफिट आया है, क्योंकि मेरे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड MD मिस्टर राजेंद्र सिंह पवार भी हैं। लेकिन मैं उनसे जाने से पहले आपको नंबर्स दिखा दूँ, आपके स्क्रीन पर होंगे। 205% का इसका पैट आया है। इसका जो अबिट आया है वो भी अच्छा बड़ा है, 86 करोड़ है। 181% का राइज, अच्छा खासा राइज आता हुआ दिखा है। और हमको रेवेन्यू भी करीब 19% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मिस्टर पवार इस बीच मेरे साथ जुड़ गए। सर शुक्रिया पहले तो बिजनेस को समय देने के लिए। बहुत शानदार नंबर्स दिए सर, इस तरह के चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी। पहले तो आपके इसके बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन सर ये जो नंबर जब अच्छे आते हैं ना तो चैलेंज भी उतना बढ़ जाता है। एक तो आगे चल के क्या चैलेंजेस है जिसको आप ओवरकम कर लेंगे, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है। और दूसरा, इस बार के की ड्राइवर्स क्या रहे, इतने अच्छे नंबर्स आए कैसे? अच्छा, नंबर अच्छा आना कोई इतना हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। तो बात आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस समय लोगों की थोड़ी क्यूरियोसिटी है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा जी। एक तो जो हमारा 4th क्वार्टर रहता है उसमें जो इंडिया बिजनेस है GIS की जो है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि वो मोस्टली गवर्नमेंट का होता है, उसमें नॉर्मली ये क्वार्टर ज्यादा भारी हैवी होता है। तो इस बार ज्यादा अच्छा रहा, नॉर्मल ईयर से भी ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में उसमें ये प्लेटफॉर्म GIS का प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं प्लानिंग के लिए। तो इस साल पूरे साल भर में काफी उसकी जो डिसीजन ले रहे हैं स्मार्ट सिटीज के बारे में, ठीक है। तो उसमें इस क्वार्टर में काफी स्टेट्स ने डिसाइड किया हमारे प्लेटफॉर्म के फेवर में। तो उसके कारण अभी तक जितनी स्मार्ट सिटीज ने डिसीजन ली है, 17 ने ली है हाँ जी पिछले 1.5 साल में, तो सारी की सारी डिसीजन हमारी प्लेटफॉर्म पे ही है। तो इस क्वार्टर में काफी डिसीजन थी, तो एक तो वो फैक्टर है, एक तो वो ड्राइवर है।
दूसरा ड्राइवर है कि जो हमारा यूएस और बीएफएसआई के बिजनेस है उसमें अच्छी ग्रोथ हुई है। हाँ। और तीसरा एक ये भी है कि एक हमारा इंडिया गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, आपने पहले भी हमने बात करी उसके बारे में, जिसकी एक सेटलमेंट होनी थी, वो सेटलमेंट भी इसी क्वार्टर में हुई। अच्छा, तो कुछ कंट्रीब्यूशन इन 3 फैक्टर से भी आए, लेकिन जैसे मैं आपको बताया ओवरऑल यूएस में ग्रोथ अच्छी रही और बीएफएसआई में अच्छी रही। अच्छा मिस्टर पवार, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे को नज़र आ रही है, जैसे आप बता भी रहे थे कि सरकारी ऑर्डर्स, ये क्योंकि स्मार्ट सिटीज़, अफोर्डेबल हाउसिंग और कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिसमें आप सीधा कनेक्टेड तो होंगे ही, इस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ और एक्सपेक्ट करें? क्योंकि ठीक है 4th क्वार्टर की बात थी, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स भी शायद कंट्रीब्यूट तो करेंगे ही, अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। हाँ देखिए, जो पूरा डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है उसकी काफी इस समय प्लानिंग हो रही है, उसकी एग्जीक्यूशन थोड़ा हर चीज में टाइम लगता है गवर्नमेंट की और बड़े नेशनल प्रोजेक्ट्स में। जी बिल्कुल। लेकिन इस समय प्लानिंग फेज है हर चीज का। तो जैसे मैंने स्मार्ट सिटीज का भी आपको बताया, हाँ जी, स्मार्ट सिटीज का भी इस समय प्लानिंग फेज चल रहा है। ओके। एग्जीक्यूशन तो आहिस्ते आहिस्ते होगी, क्योंकि जो भी बजट पहले दिए जा रहे हैं वो हर स्मार्ट सिटी को पहला जो बजट दिया जा रहा है वो अपने प्लान बनाने के लिए है। ठीक है। और एग्जीक्यूशन का आहिस्ते आहिस्ते आएगा। तो जो जहां जहां प्लानिंग शुरू हो रही है वहां प्लानिंग के तौर पे जहां प्लेटफॉर्म यूज होते हैं उनमें थोड़ी इस समय बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मेन प्रोजेक्ट तो एग्जीक्यूशन के टाइम में आएंगे। ठीक है। तो डिजिटल इंडिया की 2 साल से बात चल रही है, तो कुछ प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और उनकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। तो एग्जीक्यूशन जो है वो जब आएगी वो अगले आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो रही है, लेकिन वो आगे ईयर बाय ईयर वो बढ़ती जाएगी। तो उस समय डिजिटल इंडिया का इन्वॉल्वमेंट भी आईटी का और रिक्वायरमेंट काफी बढ़ेगी। अगर मैं आपसे वैसे एक रफ आइडिया के तौर पर पूछ सकता हूँ, आप बिजनेसमैन, आप जरूर कैलकुलेट भी करके बैठे होंगे, 2019 तक ये टोटल बैलेंस शीट का कितना बड़ा हिस्सा हो जाएगा या फिर कितने ऑर्डर्स आने की संभावना है? टेंटेटिवली बता भी। नहीं देखिए, इंडिया का टोटल बिजनेस हमारा 10% से कम है। अच्छा। और हमारी आईटी इंडस्ट्री का भी बहुत छोटा परसेंटेज है, क्योंकि ज्यादा ग्रोथ तो यूरोप में चल रही है पिछले 2-2.5 डिकेड से। अब डिजिटल इंडिया का ऐसे ऐसे शुरू हो रहा है, तो इसमें टाइम तो लगेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट को प्लान करने में फिर उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है। ठीक है। तो अभी भी वो पूरे हमारे आईटी सेक्टर का जो परसेंटेज है तो छोटा रहेगा, लेकिन हम सब इंडियन सिटीजन होने के तौर पर सोचते हैं कि गवर्नमेंट को सिटीजन इंप्रूवमेंट पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक सर। आईटी में, जैसे कि सिटीजन की कन्वीनियंस हो, और उसमें टाइम लगेगा, वो आहिस्ते चल रहा है जैसे हर गवर्नमेंट में चलता है आहिस्ते। तो इस समय अभी भी वो सिंगल डिजिट परसेंटेज है हमारी पूरी आईटी इंडस्ट्री के जो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है। तो लेकिन आगे उसमें काफी प्लान्स काफी स्ट्रांग है, डिजिटल इंडिया के एस्पिरेशन बहुत स्ट्रांग है। तो उसको लगने में भी 2-3 साल, मेरे ख्याल 2-3 साल में ज्यादा सिग्निफिकेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है मिस्टर पवार, शुक्रिया। आपने बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी है कि हाँ देखिए अभी तो ठीक है, एग्जीक्यूशन का काम चल रहा है, धीरे धीरे होगा, अभी तो प्लानिंग हो रही है, लेकिन फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा। ये हम उम्मीद भी करते हैं कि भारतीय कंपनीज़ को उसका फ़ायदा भी ज़रूर मिले। एनआईटी टेक इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पे 4.5% से कुछ ज़्यादा के मजबूती के साथ नंबर शानदार हैं, इनके लिए इनको बधाई। शुक्रिया आपका मिस्टर पवार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।